नमस्कार साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस प्रकार के 21 वीडियो मैं आपको दूंगा और यदि आपको इन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। वहाँ से आपको ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। नाम मात्र की 200 रुपये की फ़ीस है। प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये सारा आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते हुए सीधा पॉइंट पे पहुंचते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर नंबर 1 का पहला प्रश्न। राजस्थान उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्थात यहाँ पर 4 तथ्य हैं, उनमें से 3 तथ्य सही है, 1 गलत है। देखिए, वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीशों में से महिला न्यायाधीशों की संख्या 4 है। ये पहला कथन है आपका। दूसरा है, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह 41वें क्रम के न्यायाधीश हैं, लेकिन अब वर्तमान में जो है जस्टिस ऑगस्टिन मसीह के स्थान पर मानवेंद्र मोहन श्रीवास्तव आ गए हैं। ये ध्यान रखना, 42वें क्रम के हैं, लेकिन वो अभी उनको अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह को सुप्रीम कोर्ट में अभी भेज दिया गया है। इस वजह से यहाँ पद खाली हो गया था और एम श्रीवास्तव को बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा विकल्प है, जस्टिस कैलाश नाथ वाचु का कार्यकाल सर्वाधिक था और न्यूनतम कार्यकाल जस्टिस सतीश कुमार मित्तल का था। अब यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो साथियों गलत है, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में कुल 50 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, 34 भरे हुए हैं, लेकिन उन 34 में से महिला जो न्यायाधीश हैं वो केवल 3 हैं। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। नीचे सारी व्याख्या है इसमें। प्रथम न्यायाधीश कमलकांत थे, वर्तमान में एम श्रीवास्तव मानवेंद्र मोहन श्रीवास्तव थे, 41वें क्रम के जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह थे। ये सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। आप इसको प्रिंट करवा के ज़रूर पढ़ना ताकि आपको इनके बारे में पता रहे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राजस्थान उच्च न्यायालय में देश के इतिहास में पहली बार निम्न में से कौन से दंपति को न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न की प्रकृति को समझिए साथियों। भारत के स्वतंत्र होने के बाद में पहली बार ये ऐसा मौका आया है जबकि एक ही न्यायाधीश में पति और पत्नी अर्थात दंपति दोनों एक ही हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं और वो राजस्थान में पहला उदाहरण सामने आया है। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में 50 पद स्वीकृत हैं। 50 में से 36 पद अभी भरे हुए हैं। उन 36 में से 3 महिला न्यायाधीश हैं। उन 3 महिला न्यायाधीशों में 2 महिला न्यायाधीश ऐसे हैं जिनके पति भी राजस्थान हाई कोर्ट में ही न्यायाधीश हैं। समझ में आ गई प्रकृति आपको। तो यहाँ देखिए, एक तो जस्टिस नूपुर भाटी और उनके पति हैं जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी। सीधे आंसर बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा कुछ इसमें समय नहीं है आपका। 7 तारीख को परीक्षा है। जस्टिस नूपुर भाटी और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी जो हैं राजस्थान हाई कोर्ट में पति पत्नी न्यायाधीश हैं। इसके अलावा जस्टिस महेंद्र गोयल और सुभा मेहता भी राजस्थान हाई कोर्ट में जो है पति पत्नी है। तो ये 2 जोड़ों का नाम आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डिटेल है नीचे दी हुई है, आप प्रिंट निकलवा के इसको जरूर पढ़ें। इस प्रकार लगभग 2000, जिस प्रकार मैंने ये जो करंट अफेयर्स का अंतिम प्रवाह की लगभग 350 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। लगभग 250 मैंने आपको दे दिए। 75-76 प्रश्न हैं वो बाकी बचे हुए हैं, जो 1-2 दिन में कंप्लीट आपको वीडियो के थ्रू और कंप्लीट पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और ये जो जीके पेपर है उसके 2000 प्रश्नों की ये एक सीरीज है। 2100 प्रश्न है, एक्चुअली में 21 पेपर है 100 प्रश्नों के। तो ये भी आप यदि चाहें तो इस समय यदि ये 2 चीज देख लें आपका बेड़ा पार हो जाएगा साथियों। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सेलेक्टिव मैटर है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस होटल को ट्रैवल साइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित कर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये साथियों जयपुर की रामबाग पैलेस होटल है। इसको जयपुर का गहना भी कहा जाता है और ये इस अपने सुथरे बगीचों और भव्य भारतीय वास्तुकला के साथ इसको भारत की सबसे उत्कृष्ट होटलों में से एक इसको माना गया है और ट्रैवलर चॉइस अवार्ड 2023 इसको दिया गया है। ठीक है।
राजस्थान बजट 2023-24 में प्रस्तावित मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट बिजली प्रतिमाह निशुल्क दी जाएगी। साथियों, ये जो है वो 100 यूनिट है, आपको पता है। किसानों का जो कृषि कनेक्शन है उसमें 2000 यूनिट प्रति माह दी जाएगी, और इसमें जो घरेलू कनेक्शन है उसमें 100 यूनिट प्रति माह दी जाएगी। लेकिन इसको क्रमागत रूप से बढ़ाते हुए आगे के वर्षों में 300 यूनिट तक पहुंचाने का राजस्थान सरकार का एक प्लान है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मतलब यहां पर 3 कथन सत्य हैं, एक कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला डूंगरपुर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव दादिया जयपुर है, ये भी सही है। राजस्थान का एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ है, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र जैविक अनुसंधान केंद्र जाखोड़ा गांव तो है, लेकिन जाखोड़ा गांव टोंक में नहीं कोटा में पड़ता है, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। भारत का एकमात्र जैविक जो राज्य है वो सिक्किम में है, 2016 में इसको घोषित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। पालनहार योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अब देखिए, पालनहार योजना में क्या होता है, 2 श्रेणियां होती हैं। पालनहार योजना में एक तो सामान्य श्रेणी होती है और एक आपका अनाथ श्रेणी होती है। अनाथ श्रेणी के बच्चों को 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपये दिए जाते हैं। जबकि जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता विकलांग होते हैं इत्यादि कई श्रेणियां हैं, तो उसमें 1000 रुपये और 1500 रुपये, मतलब 1000 रुपये आपके 0 से 6 आयु वर्ग में और 1500 रुपये आपके 6 से 18 वर्ष में दिए जाते हैं। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, ये मैंने बता दिया आपको। देख लीजिए, ये योजना वर्ष 2004-5 में अनाथ एवं वंचित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। इस योजना अंतर्गत 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, एक श्रेणी एक अनाथ बच्चों की और दूसरी श्रेणी वंचित बालकों की है। इस योजना में जो श्रेणी 1 है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1500 रुपये दिए जाते हैं, जबकि श्रेणी 6 में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। और योजना अंतर्गत श्रेणी 1 यानी जो अनाथ श्रेणी के 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, और श्रेणी 6 अर्थात जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको 1500 रुपये दिए जाते हैं। और साथ ही एक बात और आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों श्रेणियां हैं उसमें प्रतिवर्ष 2000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता भी कपड़े जूते इत्यादि एक वर्ष में एक बार लेने होते हैं, तो वो इसका अतिरिक्त वहाँ पर भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हमारे टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि प्रत्येक विकल्प में आपको अलग डिफरेंट प्रश्न मिलेगा, साथ ही प्रत्येक विकल्प की व्याख्या आपको मिलेगी और एक विकल्प दूसरे से रिलेट होगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। देखिए, निम्न में से किस कछवाहा शासक ने आमेर राजाओं की राज तिलक स्थली रही कदमी महल का निर्माण करवाया। साथियों, यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में केवल 3 राजस्थली पूछते हैं परीक्षाओं में। कौन कौन सी? एक तो आपका आमेर के राजाओं का, एक मारवाड़ के राजाओं का, और एक महाराणा जो उदयपुर के महाराणाओं का। तो यहाँ 3 स्थान है। एक तो श्रृंगार चौकी जोधपुर जो है ना, वहाँ पर तो मारवाड़ के राठौड़ शासकों का राज तिलक किया जाता है, और पानेड़ा नामक स्थान पर मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक किया जाता है। और राजस्थान में जो आमेर है वहाँ पर एक कदमी महल है। इस कदमी महल का निर्माण कछवाहा शासक है रामदेव, उसने 1237 में करवाया था। तो 1237 में रामदेव कछवाहा द्वारा कदमी महल का निर्माण करवाया गया, और इसी कदमी महल में मीणा जाति के लोगों द्वारा कछवाहा शासकों का राज तिलक किया जाता है। अब अगला प्रश्न उसी से संबंधित आएगा। राज तिलक अधिकार भी 3 जातियों को प्राप्त था राजस्थान के इतिहास में, जो पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पर गोत्र के जाटों को ये विशेषाधिकार प्राप्त था, लेकिन राजस्थान के इतिहास में 3 ऐसे जातियां हैं जिनको किसी भी राजवंश के राजा का राज तिलक करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। एक तो मीणा, एक गोदारा जाट और एक भील। तो मीणाओं को तो जयपुर में अभी मैंने बताया था आपको, रामदेव ने 1237 में कदमी महल बनाया। कदमी महल में कछवाहा शासकों का राज तिलक करवाया जाता है, और ये राज तिलक का विशेष अधिकार मीणाओं को है। बीकानेर में
गोदारा जात के गोत्र के जाटों को बीकानेर के राठौड़ों का राज तिलक करने का अधिकार प्राप्त है। और मेवाड़ में जो महाराणा होते हैं उनको राज तिलक पानेड़ा नामक स्थान पर किया जाता है। और जो पानेड़ा नामक स्थान पर जो राज तिलक किया जाता है वो भील जाति के किसी न किसी सरदार व्यक्ति के द्वारा खून से, खुद के खून से अंगूठा काट के कहीं से खून निकाल के उससे वो राज तिलक करते हैं। तो ये 3 जातियां हैं, 3 स्थान हैं जहां राज तिलक का राजस्थान के इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 जातियां हैं जिनको ये विशेष अधिकार प्राप्त है। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में किराया योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना की घोषणा 25 मई 2023 को की गई। महिलाओं को सभी सरकारी बसों में किराए में 50% की छूट की घोषणा दी गई। 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 100% की छूट दी गई। और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 70% की छूट दी गई। तो यहाँ पे जो चौथा विकल्प है साथियों वो आपका गलत है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को किराए में 30% की छूट दी गई है, 60% की नहीं। साथ ही योजना अंतर्गत जो भी गंभीर रोगों से ग्रसित लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनके साथ जाने वाले अधिकतम एक व्यक्ति के किराए में भी 50 से लेकर 70% की छूट राजस्थान सरकार ने घोषित की है। साथियों मैं फिर से आपको निवेदन करूंगा, ये जो 20 पेपर की सीरीज है इसी प्रकार के पैटर्न पे सारे पेपर हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें चयन किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है उसी पैटर्न पे पेपर बनाए गए हैं। प्रत्येक पेपर के प्रत्येक विकल्प का, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक विकल्प का अलग से व्याख्या है। और सेम इसी प्रकार जो आप देख रहे हो इसी प्रकार के पेपर हैं। निश्चित रूप से 2021 प्रश्नों की ये जो सीरीज है एक बार आप निकाल देंगे तो आपका लगभग 50 में से 40 नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है आपको। देखिए नीचे दिए गए कथनों पर को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है साथियों, कथन 1 है कि कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तथा इसका आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता रहे। और कथन ब क्या है, मेवाड़ के सिसोदियों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है और इसका आदर्श वाक्य यतो धर्म से जयते हैं। अब यहाँ पे साथियों मैंने विकल्प जो कथन 1 है उसमें शासकों को रघुकुल तिलक तो कहा जाता है, अर्थात कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, लेकिन इसका आदर्श वाक्य जो है हिंदुआ सूरज है, वो यतो धर्म से जयते हैं, न कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार। इसका मतलब है जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार जो है वो तो आपका मेवाड़ के सिसोदियों का आदर्श वाक्य है, और यतो धर्म से जयते हैं वो कछवाहा वंश के शासकों का आदर्श वाक्य है। यहाँ पर कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है, ये बात सही है। मेवाड़ के सिसोदियों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन इनके जो आदर्श वाक्य हैं वो दोनों को चेंज किया हुआ है, इसलिए दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्याख्या आपको मिल जाएगी। 11वां प्रश्न देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई तथा रोबोटिक्स के बारे में राज्य के युवाओं को जागरूक करके रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में निम्न में से कहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड की स्थापना नहीं की गई है। आर्केड की स्थापना जो है साथियों राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में भी की गई है, राजकीय अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय अजमेर में भी की है, और सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में भी की है। आर्केड राजस्थान के 5 संभागों पर इसको स्थापित किया गया है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का इसका कोई संबंध नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से किसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो आपका मंडपिया सभ्यता, ये जो बागोर सभ्यता है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967-68 में इसकी खोज की थी। 13वां प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो ये जो कुंभलगढ़ का अभिलेख है साथियों को राजसमंद में, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शिलालेख पे 5 शिलाएं हैं। इस अभिलेख में 5 शिलाओं पर कुंभ श्याम मंदिर के पीछे ये लगाई हुई हैं और इसमें महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश पड़ता है।
14वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सारी चीज़ें तो बताने लग गए तो साथियों एक वीडियो लगभग 3 घंटे के लगभग बनेगा, तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी तो आप प्रिंट निकलवा के इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, तो निश्चित रूप से आप हमारे से स्थायी रूप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो 19-20 लोगों की टीम है उसके द्वारा हर एक फैकल्टी अलग पूरी मेहनत के साथ कंटेंट तैयार करती है और वो फिर आपके पास उपलब्ध होता है। आपको पता है पिछली बार भी जो हमने 25 पेपर करवाए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें लगभग 79 एग्जैक्ट 79 थे। अब इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, आप लोगों ने ही बताया था बाद में कि सर इतने प्रश्न आपकी टेस्ट सीरीज में से मिले थे, तो आप यकीन कर सकते हैं इन प्रश्नों में निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। निम्न में से क्या सही नहीं है? 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के कैट आर्केट है का उद्घाटन हुआ, बिल्कुल सही है। 20 अगस्त 2022 को क्विजथॉन राजीव @21 शुरू किया गया। 20 अगस्त 2022 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, लेकिन 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर 2018 नहीं 2019 होता तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाता। तो चारों महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसलिए एक जगह करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब देखिए, कुआलालंपुर सिटी मलेशिया में हाल ही में आयोजित एक समारोह में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को निम्न में से किस या किन प्रोजेक्ट्स में शानदार प्रदर्शन हेतु गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पर दो योजनाएं हैं राजस्थान जो हाउसिंग बोर्ड की, जिनको गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड दिया गया है। एक तो जो सिटी पार्क मानसरोवर प्रोजेक्ट है उसके लिए, और जो प्रताप नगर में कोचिंग हब का प्रोजेक्ट बना है राजस्थान आवासन मंडल द्वारा, तो इन दोनों की वजह से गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड मिला है। तो 1 और 3 आपका विकल्प नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न महत्वपूर्ण, चारों के चारों संशोधन आप निश्चित रूप से कहीं परीक्षा में देखे होंगे और बहुत बार पूछा जाता है। चारों के चारों को आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए एक ही प्रश्न में चारों विकल्प डाल दिए, ताकि आपको इन चारों में विकल्प में कंफ्यूजन स्थायी रूप से दूर हो जाए। निम्न में से कौन से संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो पहला विकल्प देखिए साथियों, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। लेकिन दूसरा विकल्प जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या है? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रियों की संख्या, चाहे वो केंद्र सरकार की हो और चाहे राज्य विधानमंडलों की है, तो जो मंत्रियों की संख्या है उसको निश्चित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में उल्लेख किया गया कि किसी भी स्थिति में केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पारित किया गया, जिसमें जो दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। और 61वां संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये संशोधन किया गया, और इसमें जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष उस समय थी, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये चारों के चारों संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है, इनको आप अच्छे से देख लेना। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको ये सीरीज पूरी कंप्लीट 21 वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके लिए लाभप्रद होगा। निश्चित रूप से मैं इसके पूरे के पूरे 21 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। जिस प्रकार राजस्थान करंट अफेयर्स अंतिम प्रवाह के जो वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, लगभग 15 या 16 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 6 वीडियो उसमें और अपलोड होंगे। इसी प्रकार इसके भी 20-22 वीडियो जो भी है मैं बना के कैसे भी मैनेज करके आपके पास उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन उसकी शर्त यही है कि आप वीडियो को लाइक करें यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और कुछ एक आध लाइन ऐसे कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया करो कि आप अच्छे कर रहे हो, बुरे कर रहे हो, जो भी जैसा भी आपको लगता है कोई सुझाव भी दे दिया करो कम से कम, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। और कुछ कमी रहेगी तो उसको सुधार करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पॉजिटिव ही डालें, आपको कहीं भी कोई कमी लगती है तो कमी को भी आप कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हमको पता रहे और कुछ अच्छा सुधार आपके लिए कर पाएँ। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, चयन कीजिए। राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, बिल्कुल सही है, 1949 से लेकर 1951 तक रहे थे। दूसरा विकल्प, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है, 1952 में ये पहली बार बने थे। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखाड़िया का है, बिल्कुल सही है, 17 वर्ष के लगभग ये मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री रहे। चौथा विकल्प, आधुनिक राजस्थान का निर्माता अशोक गहलोत को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मिसाइल, अब वो आपका अशोक गहलोत को नहीं है कहा जाता है। इसका विकल्प का प्रश्न का सही उत्तर होगा मिर्जा इस्माइल। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता का अशोक गहलोत को नहीं, मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। तो ये विकल्प आपका चौथा गलत हो जाएगा। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 15वीं की जगह 16वीं पढ़ लेना साथियों। मैं आपको बता दूं, 14वीं विधानसभा जो हुई थी उसमें 29 महिला थी सर्वाधिक, 15वीं विधानसभा में 28 महिला रही, और अब कम होके 16वीं विधानसभा में केवल 20 महिलाएं हैं, जिसमें 9 बीजेपी की हैं, 9 कांग्रेस की हैं और 2 निर्दलीय हैं। तो ये प्रश्न औचित्यहीन हो गया। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ये आपको पता है, राज्य का संबंधित राज्य का राज्यपाल है, वो अनुच्छेद 243(1) के अनुबंधों को प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसके अलावा 20वां प्रश्न देखिए, धारेश्वर के चित्रशैली शैल चित्र निम्न से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? निम्बाहेड़ा सभ्यता है आपके चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर धारेश्वर चित्रशैली के चित्र मिले हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आजकल अपने परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न उसने चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है कि जो करंट अफेयर्स है ना, उसको ट्रेडिशनल जीके से रिलेट करके प्रश्न पूछता है। सीधा ट्रेडिशनल जीके न पूछ के राजस्थान के करंट अफेयर्स से संबंधित कर देता है। अर्थात जैसे मान लो कोई पुरातात्विक साइट है और वो अखबार में उसका नाम आ गया, कोई किसी वजह से चर्चित रहा, तो वो प्रश्न वहीं से पूछ लेगा। तो ये धारेश्वर शैली के शैल चित्र है ना, मार्च महीने 2023 के मार्च महीने में किस वजह से चर्चित रहे थे, इस वजह से वहां से मैंने प्रश्न को उठा के जो है यहाँ पर आपको डाल दिया। राजस्थान विधानसभा का निम्न में से कौन सा प्रवेश द्वार विदेशों में आने वाले मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों हेतु प्रवेश हेतु आरक्षित किया गया है? अब साथियों राजस्थान जो विधानसभा है उसका पूर्वी प्रवेश द्वार तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान विधानसभा के नवीन भवन भवन है उसमें 4 प्रवेश द्वार है और चारों प्रवेश द्वारों के लिए अलग स्थान नियत है। मंत्री कहाँ से आएंगे, साधारण जन किस मार्ग से आएंगे, किस दरवाजे से प्रवेश करेंगे, विदेशियों को किस दरवाजे से प्रवेश करवाया जाएगा, ये सारा है ना इस वीडियो के ये जो नीचे व्याख्या है उसमें दे दिया है, आप पढ़ लेना। अपराजिता के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो अपराजिता के शिलालेख के जो रचयिता है वो दामोदर हैं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंश जैसे महापुरुषों के तो हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। उपरोक्त कथन पंक्तियां सर्वथा किस के लिए सिद्ध होती प्रतीत होते हैं? तो आपको पता है सामान्य सा प्रश्न है, रावचंद्र सेन, आपको इसमें आंसर बताना है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये विवेकाधीन शक्ति है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता, घोषित और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि मनमानी से अपना ये राज्यपाल का अध्यादेश जारी मनमानी से नहीं करेगा, उसको मंत्रिमंडल की जो है सलाह, लिखित सलाह उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके वो ये अपना काम कर सकता है। तो चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है 123 केंद्र सरकार से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के प्रावधानों के अनुरूप अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुबंधों के अधीन रहते हुए यह जो है जारी कर सकता है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब सदन में ये आ जाता है, सदन एक्टिव हो जाता है, उस समय 6 सप्ताह के भीतर या तो उसको प्रस्ताव को पारित करना पड़ता है, अन्यथा वो निरस्त हो जाता है स्वतः ही। 26वां प्रश्न देखिए, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है?
लोह युगीन सभ्यता, राजस्थान की लोह युगीन सभ्यताएं, एक तो नो है भरतपुर, एक जोधपुर या जयपुर, एक सोनारी झुंझुनू। तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न। अब आप ये मत कहना कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। आपको तो सिर्फ एक बार देखना है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, और यदि आपको अच्छा लगे कंटेंट तो नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर ही लेंगे। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ के सुनाने से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ताकि इन दिनों राजस्थान की सुर्खियों में कौन कौन से फैक्टर है तो उससे थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। 15 दिन का समय है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी, बिल्कुल सही है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। 31 रुपया राजस्थान की कुचामन टकसाल में बनाया जाता था, बिल्कुल सही है। आमेर में मान सिंह ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी, तो मान सिंह ने नहीं की थी, सर्वप्रथम भारमल जो थे उन भारमल ने मुगलों के साथ संधि की थी। तो चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञों के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? अब देखिए यहाँ पर आपका जो सवाई प्रताप सिंह है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महाराणा पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई प्रताप सिंह 1778 में जयपुर का शासक उन्होंने संभाला था। और जयपुर कांग्रेस जो अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस ने इनके समय में जयपुर पर आक्रमण किया था। तो जो गंधर्व 22 हैं वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। 29वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से गुब्बारा, नुसरत, नागबली और गजक क्या हैं? ये तोपों के नाम हैं साथियों, जो जोधपुर दुर्ग में स्थापित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 30वां, इतना महत्वपूर्ण है कि निश्चित रूप से बीजेपी की गवर्नमेंट में यदि कोई संघ माइंडेड व्यक्ति यदि आरपीएससी में है, पेपर सेटर्स में है, तो ये प्रश्न निश्चित रूप से चयन करेगा। 1952 में बाबरी कांड के बाद राज्य की भाजपा सरकार के किस मंत्री ने कार सेवा में भाग लेने के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था? ललित किशोर चतुर्वेदी आपका सही आंसर है साथियों। ललित किशोर चतुर्वेदी को अच्छे से देखना। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे? नहीं, प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे। तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, ये बिल्कुल सही है। 10वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पूनम चंद बिश्नोई पूरे 5 साल तक चर्चित रहे थे, बिल्कुल सही है। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे, बिल्कुल सही है। 32वां प्रश्न देखिए, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या सर्वाधिक थी? बिल्कुल सही है, 14वीं विधानसभा में 168 महिलाएं थी। 168 में आपके 28 महिला उम्मीदवार विजेता बन के आई थी, 28 थी या 29 थी। और वर्तमान जो 16वीं विधानसभा है उसमें 20 महिला चयनित होकर आई हैं। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, 2 निर्दलीय। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों की प्राप्त कुल सीटों का सर्वाधिक से कम क्रम कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो उस समय कांग्रेस को मिली थी, फिर इसके बाद में निर्दलीय आए थे, फिर रामराज्य परिषद और जनसंघ, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। और किसको कितनी सीट मिली यहाँ नीचे दिया हुआ है। 160 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, 82 सीटें कांग्रेस को मिली, रामराज्य को 24 सीटें मिली थी, जनसंघ को 8 सीट मिली थी और निर्दलीय को 35 सीट मिली थी। इसलिए क्रम क्या हो जाएगा? सर्वाधिक 82 कांग्रेस, दूसरे नंबर पे निर्दलीय 35 सीट, तीसरे नंबर पे रामराज्य परिषद है 24 सीट और जनसंघ चौथे नंबर पे रहा था, 8 सीट मिली थी। 34वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की राजनीति में स्वतंत्र पार्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, तीसरी विधानसभा के समय यह दल राज्य की राजनीति में उभर कर सामने आया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र पार्टी का अस्तित्व तीसरी विधानसभा में जब 1962 में चुनाव हुए थे उस समय ये ज़्यादा अस्तित्व में, ज़्यादा इमर्जिंग हुआ था। और इस दल के संस्थापक जो हैं वो सी राजगोपालाचारी थे, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सी राजगोपालाचारी थे। और इस दल का चुनाव चिन्ह तारा था, चांद नहीं था उसमें। चांद और तारा तो पाकिस्तान के राष्ट्र ध्वज में है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प गलत है।
राज्य के अधिकतर राजाओं और सामंतों को इसका समर्थन दिया, बिल्कुल सही है। जो उच्च वर्ग था उसने ही इसको ज़्यादा समर्थन दिया था। और राज्य का में इसका नेतृत्व महारानी गायत्री देवी ने किया था। अर्थात जो राजा महाराजाओं की पार्टी इसको कहा जाता था स्वतंत्र पार्टी को। महारानी गायत्री देवी इसके प्रधान थी राजस्थान में। सबसे ज़्यादा इन्हीं को चर्चा, इन्हीं को नेता मानते थे। जैसे बीजेपी में वसुंधरा राजे ने बीजेपी का झंडा उठाया और बहुत अच्छी प्रगति राजस्थान में की, उसी प्रकार स्वतंत्र पार्टी का प्रतीक चिन्ह था एक तरह से महारानी गायत्री देवी। लेकिन इनका इस दल का जो चुनाव चिन्ह था वो केवल तारा था, चांद उसमें नहीं था। ठीक है। यदि राजस्थान विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो बताओ इसमें न्यूनतम कितने सदस्य रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको राजस्थान विधानसभा में यदि विधान परिषद का गठन किया जाएगा तो 66 या 67 सदस्य उसमें अधिकतम रहेंगे। लेकिन न्यूनतम जो सदस्य हैं वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 ही हो सकता है। इसलिए न्यूनतम यहाँ पे पूछा है तो न्यूनतम तो 40 ही रह सकते हैं, अधिकतम 66-67 हो सकते हैं। 36वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में असत्य है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल सही है। राज्यपाल किसी भी विधानसभा सदस्य को ही मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, ये गलत है साथियों। राज्यपाल किसी भी विधानसभा सदस्य को ही मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। मतलब आप सामान्य व्यक्ति को भी राज्यपाल चाहे तो वो बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। मतलब क्या है कि राज्य विधानसभा का सदस्य होना मुख्यमंत्री के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। कहीं से भी, जैसे भैरव सिंह शेखावत को भी बाहर से लाके बनाया गया। कई बार कई राज्यों में ऐसा प्रावधान मिला है, ऐसे उल्लेख मिले हैं, संकेत मिले हैं, ऐसे उदाहरण पेश किए गए हैं कि बाहर से लाके किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा में वो सदस्य होना ही चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी राज्यपाल यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अर्थात कहीं से भी उसको चुनाव लड़वाएंगे, किसी सीट पे किसी को इस्तीफा दिलवाएंगे, वहां पर चुनाव लड़वाएंगे और फिर उसका जो है आगे का कार्यकाल जारी नहीं रह सकता है। यदि वो 6 महीने के बाद भी राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता तो वो आगे मुख्यमंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक है। चौथा विकल्प है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे, बिल्कुल सही है। 37वां प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खेलों का वातावरण बनाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से प्रत्येक संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। तो आपको पता है ये सुरेंद्र सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने का, प्रत्येक संभाग स्तर पर ये स्कूलें खोली जाएंगे और राजस्थान सरकार ने इसका ये वित्तीय प्रस्ताव हाल ही में पारित किया है। आगे देखो, बीकानेर के किस शासक को दक्षिणी भारत विजय करने के बाद औरंगजेब ने माही भारतीयों की संज्ञा दी थी। तो आपका उत्तर होगा अनूप सिंह। बीकानेर के शासक हैं राठौड़ शासक अनूप सिंह। उनकी 3 रचनाएं ही भी काफी प्रचलित रही, संगीत अनूप अंकुश, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय। 4 जो हैं इनकी रचनाएं हैं। विभिन्न परीक्षाओं में इनके बारे में पूछा जाता है, निश्चित रूप से आगे भी संभावना बनती है। प्रश्न को ध्यान रखें, माही भारतीय अनूप सिंह की 4 पुस्तकें, संगीत अनूप अंकुश, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय। ठीक है। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोक देवी देवताओं के भक्त अपने आराध्य देव की चांदी, सोने, पीतल, तांबे आदि की धातु की बनी छोटी प्रतिकृति गले में बांधते, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए साथियों, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में ऐसे जो प्रतिकृति होती है ना देवताओं की, उसको ताबीज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थानी, शुद्ध राजस्थानी में उसको नाभा कहा जाता है। तो नाभा तो आपका ये हो गया। इसके अलावा पर्चा क्या होता है। पर्चा होता है यदि कोई भी जैसे राजस्थानी संस्कृति में कोई भी देवता की छाया किसी व्यक्ति में आता है और यदि वो कुछ उदाहरण देता है, कुछ उसकी जानकारी उनको बताता है, तो उसको पर्चा देना कहते हैं। और चिरजा होता है जो ये लोक देवी देवता होते हैं उनके सम्मान में रोज रात्रि जगह में जो गीत गाए जाते हैं उनको चिरजा कहते हैं। और देवरे क्या होते हैं, जो राजस्थान में लोक देवता होते हैं उनके जो स्थान होते हैं उनको देवरे कहा जाता है। तो नाभा, पर्चा, चिरजा और देवरे आपको अच्छे से पता हो गया।
SGD इंडिया इंडेक्स में 3.0 में राजस्थान का स्कोर 60 अंक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पूरा डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है कौन सा राज्य किस स्थिति में है, और राजस्थान जो है वो आपका परफॉर्मर इंडेक्स में स्थान रखता है। इसके अलावा 41वां प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में अलवर रियासत के किस राजा को संदिग्ध भूमिका के कारण गिरफ्तार किया गया था? तेज सिंह हैं। वो तेज सिंह के जो प्रधानमंत्री थे VN खरे, भास्कर खरे, उनकी भूमिका महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में संदिग्ध थी। इस वजह से तेज सिंह और VN खरे, भास्कर खरे दोनों को गिरफ्तार किया गया था, नजरबंदी भी कर दिया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कौन सी रियासत द्वारा लगाएगी? तो आपको जो उत्तर है वो बूंदी आंसर आपको करना है, क्योंकि बूंदी में 1822 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और 1844 में लुडलो के प्रयासों से जयपुर में समाधि प्रथा की स्थापना वो की गई थी। कोटा में कन्यावध लगाया गया था और त्याग प्रथा पर सबसे पहले प्रतिबंध जोधपुर में लगाया था। अब दोबारा देखो, बूंदी में सती प्रथा, जयपुर में समाधि प्रथा, कोटा में कन्या प्रथा और जोधपुर में आपके जो है त्याग प्रथा। अभी त्याग प्रथा क्या है, कन्यावध क्या है, सब आप जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, समय भी इतना नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में राज्य के कितने जिलों का चयन संचालित किया जा रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो 24 जिले हैं। इस योजना में 85% जो वित्तीय अनुदान है वो केंद्र सरकार करती है और 15% आपका राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके अलावा 44वां प्रश्न, निम्न में से असुमेलित को चयन कीजिए। असुमेलित यानी मेमंद सिर पे पहना जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। मांदलिया गले में पहना जाता है। बल्लिया जो है हाथ का आभूषण है, और चंपाकली जो है वो गले का आभूषण है। तो चंपाकली नाक जो चौथा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि चंपाकली गर्दन पे पहना जाता है, नाक पर नहीं पहना जाता। उदयपुर प्रजामंडली से संबंधित प्रमुख महिला कौन थी? तो आपकी नारायणी देवी थी। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी नारायणी देवी, और इनका संबंध है उदयपुर प्रजामंडल से था। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? पूर्वी नहर परियोजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से है। आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्वी नहर परियोजना पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, चंबल की चिट्ठी। उस चंबल की चिट्ठी के बारे में मैंने बताया एक वीडियो में, पूरे उसका कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, सारा जो है किस तरीके से 13 जिले, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। अब देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? पहला जो है, इस योजना से राज्य के 13 जिलों को पीने का पानी और 26 मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। बिल्कुल सही है। ERCP मतलब वही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो विकल्प सही है। और परियोजना का उद्देश्य चंबल और उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचय करना है। बिल्कुल सही है। बरसात के दिनों में जो इनका एक्स्ट्रा पानी रहेगा उनका सदुपयोग इसमें करना है। तो चारों के चारों विकल्प ही सही हैं, और राजस्थान सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सामान्य जनता भी चाहती है क्योंकि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना घोषित होते ही इसका 90% जो वित्तीय भार है वो केंद्र सरकार वहन करेगा और 10% राज्य सरकार को इसको वहन करना पड़ेगा। इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का बड़ी राशि खर्च होने वाली है, तो राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। इस वजह से इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जो है एक लगातार मांग होती जा रही है। ठीक है, और इसका टारगेट वर्ष आपको जरूर ध्यान रखना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का जो लक्षित वर्ष है, पूरे उनके जो लक्ष्य बनाए हुए हैं उनको 2051 तक प्राप्त करने का राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। नवीनतम पशु गणना 2019 के अनुसार वर्तमान में कुल कितना पशुधन एवं कितना कुक्कुट उपलब्ध है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, कई बार मिलियंस में पूछता है और कई बार करोड़ों में पूछता है। तो करोड़ में पूछे तो 5.68 करोड़ तो पशुधन और 146.23 लाख कुक्कुट धन राजस्थान में है, और यदि मिलियंस में पूछे तो 56.8 मिलियन पशुधन और 146.23 लाख कुक्कुट धन राजस्थान में नवीनतम पशुगणना 2019 के प्रावधानों के अनुसार
है और पिछले वर्ष की तुलना में पशुधन में 1.66% की कमी दर्ज हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 48वां प्रश्न देखो, निम्न में से सोहरी क्या है? सोहरी क्या होती है? जैसे ग्रामीण अंचलों में पहले प्राचीन क्या भी आज से लगभग 20-25 साल पहले ही ग्रामीण अंचल के लोगों को आपको अच्छे से पता होगा कि जो ओबरी टाइप का बोलते थे उसको, एक मिट्टी की एक छोटा घरौंदा टाइप का घर के अंदर ही बना लिया जाता था, इसमें एक छोटा किवाड़ा लगा दिया जाता था और उसमें अनाज इत्यादि को भर दिया जाता था, तो उसको सोहरी कहा जाता था। भोजन सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु ग्रामीण परिवेश में मिट्टी से बनी कलाकृति को सोहरी कहा जाता था। ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला आभूषण गोरबंद कहलाता है। दुल्हन की मांग में पहली बार डाला जाने वाला सिंदूर, ये मेरे को पता नहीं है क्या है, आपको यदि पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आदिवासी लड़की के विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर जो चित्र बनाया जाता है उसको भराड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो 48वें प्रश्न के चारों विकल्पों के बारे में हमने बात की। अब देखिए, राजस्थान राज्य छठवां वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पहला विकल्प तो यह है कि इस छठे वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 रहेगा। ठीक है, इसमें राजस्थान का जो जितना शुद्ध कर राजस्व है उसका 6.75% हिस्से का वितरण पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के मध्य किया जाएगा। अर्थात 6.75 का 75% तो आपका ये पंचायत राज संस्थाओं का और 24.90% नगर निकायों को जनगणना 2011 के समंकों के आधार पर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। पंचायत राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का अनुपात 5, 20 और 75 रहेगा। बिल्कुल सही है। नगर जो निगम है उसको 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75% दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जितने भी विकल्प हैं वो सारे सही हैं। प्रतिवर्ष पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो यहाँ पर दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी दिया जाता है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी दिया जाता है, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन वीर बालिका गौरव पुरस्कार 24 अप्रैल को नहीं दिया जाता। चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अलवर के शासक जयसिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। इन्होंने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया था। ये भी सही है। इन्होंने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था और इन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। तो हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा भी इन्होंने घोषित किया था। ये भी सही है। तो ऊपर के तीनों विकल्प तो सही हैं, लेकिन चौथा विकल्प मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि सरिस्का महल का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। सरिस्का महल का निर्माण किशन सिंह ने करवाया था। अब देखिए 52वां प्रश्न, सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत किसान को निम्न में से कितना अनुदान दिए है? तो 60% अनुदान इसमें दिया जाता है, जिसमें 30% केंद्र सरकार वहन करता है और 30% राज्य सरकार वहन करता है। और इसमें जो अनुदान है वो 7.5 HP की मोटर तक ही दिया जाता है। अनुदान 3 HP से लेकर 10, ये योजना जो है कंपोनेंट बी 3 HP से लेकर 10 HP तक की जो कार्य क्षमता वाली मोटर्स के लिए दिया जाता है, लेकिन जो अनुदान होगा वो 7.5 HP से ज़्यादा की मोटर पे नहीं दिया जाएगा। 53वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण, हाल ही में अति चर्चित पुस्तक प्रिंसेस मेमोयर्स नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? ये आपके प्रिंसेस मेमोयर्स हैं, वो आपके जो जयपुर की महारानी हैं गायत्री देवी, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रही, क्यों रही, कैसे रही, ये आपको नहीं जानना है। जयपुर की राजघरानी की राजमाता थी गायत्री देवी और इनका लंदन में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जितेंद्र नारायण था और बंगाल और कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। इनकी माँ का नाम इंदिरा राजे था और बड़ौदा के महाराज सियाजी राव की बेटी थी। महाराजा सवाई मानसिंह से 9 मई 1940 को इनको जो है इनकी विवाह हुआ था। इनकी आत्मकथा जो है वो प्रिंसेस मेमोयर्स के नाम से जाना जाता है और महारानी गायत्री देवी को वायोज मैगजीन में सबसे ज़्यादा विश्व की 10 सबसे सुंदर महिलाओं में इसका नाम चयनित हुआ था और ये लिस्ट अभी काफ़ी चर्चित रहा था। अप्रैल के महीने में क्यों चर्चित रहा था वो उसमें आपको नहीं जाना है। राजस्थान में लोकसभा की पहली सदस्य जो थी वो भी आपकी गायत्री देवी थी। तो गायत्री देवी से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताने का प्रयास किया। 54वां प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय की नहीं है? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के सहयोग के लिए सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया गया था, बिल्कुल सही है, राम सिंह को दिया गया था। बब्बर शेर इनको नहीं कहा जाता था, दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि बब्बर शेर तो माधव सिंह द्वितीय का नाम था। तीसरा विकल्प देखो, 1857 में जयपुर में मदरसा हिंडरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। इन्होंने जयपुर में राजस्थान का पहला कन्या विद्यालय खोलने का श्रेय भी दिया जाता है। ये बिल्कुल सारे ही सही हैं। बब्बर शेर राम सिंह द्वितीय को नहीं, माधव सिंह द्वितीय को कहा जाता है। माधव सिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय के अनुरोध पर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी और अपने 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, 55वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई हैं? तो आपको पता है अनुच्छेद 243 जय या जी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के तथ्यों के संदर्भ में क्या गलत है, यह आपको बताना है। यह 1967 में चौथी विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण लगाया गया, बिल्कुल सही है। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया। कारण क्या था? स्पष्ट बहुमत का न मिलना। ठीक है, यह करीब 42 दिन का था जो सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, बिल्कुल सही है। तथ्य है कि पहली बार जब लोकसभा ये जो राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, तो वो जो राष्ट्रपति शासन था 42 दिन तक रहा था और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। इस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, बिल्कुल सही है। संपूर्णानंद राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के इस समय मोहनलाल सुखाड़िया 1967 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उसी समय पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन इस समय देश में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थी, उस समय नीलम संजीव रेड्डी जो है प्रधानमंत्री थे और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। ये विकल्प थोड़ा गलत हो गया। नीलम संजीव रेड्डी तो आपके राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आगे देखिए, 57वां प्रश्न है, नीचे राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो हो सकता है। तो ये पहला विकल्प तो गलत है साथियों, 5 वर्ष नहीं होता है। राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष न हुई हो तो भी 5 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, कथन गलत है, लेकिन 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष होना चाहिए, तो ये भी गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है? नहीं, केंद्र सरकार क्यों करेगी? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। तो उपरोक्त सारे ही असत्य हैं, चारों के चारों विकल्प यहाँ पे असत्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ, बिल्कुल सही। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, बिल्कुल सही। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एन के घोष थे, एन के घोष नहीं थे, एस के घोष थे, तो तीसरा तो गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प तो यहाँ पर सही है, लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि एन के घोष के स्थान पर एस के घोष होता तो वाक्य सही हो जाता। 49वां प्रश्न, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो अमर सिंह था, राजकुमार अमर सिंह था। 5 फरवरी 1615 को उन्होंने जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। 60वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ को थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा, बिल्कुल सही है। शाहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध 3 बार मेवाड़ भेजा गया था, 13 बार नहीं, तो दूसरा विकल्प आपका गलत होगा। 1582 को दिवेर थाने पर हमला किया, तब थाने पर सुल्तान खां का नियंत्रण था, बिल्कुल सही। और प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में अजमेर का सूबेदार बनाकर जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था, ये भी सही है। आगे देखो, राजस्थान में संचालित रेलगाड़ी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स को कब शुरू किया गया? तो ये जो हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स हैं वो 2017 में इसको शुरू किया गया था।
29 सितंबर 2017 को इसको शुरू किया गया है। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले निम्नलिखित में से किस लोक देवता द्वारा समता और बंधुत्व का संदेश दिया गया था? तो आपके जो रामदेव जी हैं, लोक देवता रामदेव जी को हिंदू समाज में दिया गया समता और बंधुत्व का जो संदेश था, उसको इसके साथ रिलेट करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान के लोक देवता तेजाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनकी घोड़ी का नाम कालमी या केसर कालमी था, नहीं, ये गोगा जी की घोड़ी का नाम था, जबकि तेजाजी की घोड़ी का नाम था आपके लीलन या श्रृंगारी। तो पहला विकल्प ही गलत है। तेजाजी का जन्म खड़नाल गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था, बिल्कुल सही है। आप वो मत देख लेना कि फागुन की वो जो आपका किस में मेला किस में आता है इसका, श्रावण भाद्रपद से इसका संबंध नहीं है। भाद्रपद को तो इनके मोक्ष प्राप्ति हुई थी, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है माघ शुक्ला चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। इनका विवाह पनेर गांव अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल के साथ हुआ था, बिल्कुल सही। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, बिल्कुल सही। 64वां प्रश्न देखो, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसको कोलुमंड के प्रमुख मंदिर, इनका कोलुमंड में प्रमुख मंदिर है जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है, बिल्कुल सही है। चांदार, डोमा, हरमल और सलजी सालंकी पाबूजी के रक्षक सहयोगी रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। पाबूजी के पर सोने की पड़ नहीं होती है, पाबूजी के पर चांदी की पड़ होती है, इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पे गलत होगा। उत्तर और व्याख्या में जो 2 है वो गलत प्रिंट हो गया है, आप उसको 3 नंबर का सही माने, ये ध्यान रखना। पाबूजी की आराधना में थाली लोक नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। 65वां प्रश्न है, नाथू, मुराद, रामलाल, अलीराज चित्रकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? तो ये सारे के सारे चित्रकार जो हैं बीकानेर चित्र शैली से संबंधित हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है, बिल्कुल सही। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बालेश्वर जोधपुर में, खींवसर नागौर में है, रावतवाड़ा चित्तौड़ में नहीं है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र आपके खींवसर नागौर में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश, राजस्थान से सर्वाधिक अंतरराज्यीय, यह राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराज्यीय सीमा मध्य प्रदेश बनाता है, बिल्कुल सही है। बाड़मेर के नक्शे की आकृति लगभग भारत जैसी है, बिल्कुल सही है। अजमेर के नक्शे की आकृति लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो ऑस्ट्रेलिया के समान जो आकृति थी वो जोधपुर की थी, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है और अजमेर का आकार जो है त्रिभुजाकार है। अब यहाँ पर किस जिले की कैसे आकृति है, सभी जिलों की यहाँ पर बता दिया गया है, आप इसकी प्रिंट निकलवा लेना और पढ़ लेना। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के आधारभूत जो वर्णन है वो M.A. हैरोन ने किया था, और इस काल की जो चट्टानें हैं वो बाड़मेर बेसिन और गंगानगर सेल्फ और जैसलमेर बेसिन में ये चट्टानें पाई जाती हैं। 69वां प्रश्न देखिए, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? ये प्रश्न अभी 2-3 परीक्षाओं में 2023 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें 2-3 बार रिपीट हो गया साथियों, इस वजह से मैंने इसको चयन किया है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर में ये चट्टानें पाई जाती हैं। जुरासिक चट्टानें 180 मिलियन साल पुराने जो है पाई जाती हैं, इनका उम्र होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों जैसे रिको, RFC, रासिको आदि द्वारा आकलित तो औद्योगिक संभावना के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित हैं? राजस्थान में ए श्रेणी के 4 जिले हैं, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किए गए वन स्टॉप सॉल्यूशन का नाम क्या है? तो वो आई स्टार्ट, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ हैं? कपूरडी, मेड़ता और पलाना।
राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 सत्य हैं, 1 असत्य है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राज्य को 2 समान भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा रेगिस्तानी इलाके को 2 भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। राज्य का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और राजस्थान की औसत वर्षा जो है 58 सेंटीमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो तीसरा विकल्प साथियों वो गलत है। राज्य का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान में माउट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यह राज्य के भूमध्य सागर से उड़ने वाले पश्चिमी विक्षोभों से होता है, बिल्कुल सही है। माउट का कारण पश्चिमी विक्षोभ ही है। ये गेहूं जो सरसों हेतु गोल्डन ड्रॉप्स अमृत की बूंदों के समान काम करती है, बिल्कुल सही है। ये दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है, ये भी सही है। राज्य में ये बरसात राज्य के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक होती है, ये दक्षिणी भाग में नहीं होती है, जो उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में ये होती है, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो गया। अलवर के शासक जयसिंह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जयसिंह के संबंध में उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल किया गया, बिल्कुल सही है। इन्होंने हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित किया था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया था, तो सरिस्का महल का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था, किशन सिंह ने करवाया था। और ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। 46वां प्रश्न देखिए, 76वां प्रश्न देखिए, निम्न में से अलवर का कौन सा शासक चंद्रसिकी नाम से कविता लिखता था? तो बख्तावर सिंह है, उनको चंद्रसिकी नाम से वो कविता लेखन का काम करते थे। और ये बख्तावर सिंह है, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। और मूसी रानी जो थी प्रसिद्ध मूसी रानी, वो इनकी पत्नी थी। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर जिले की है। राजस्थान में मृगों की संख्या, मृग वनों की संख्या 7 है। पंकक या स्लरी राजस्थान के किन जिलों में परिस्थितिकी या भूमि की उर्वरा शक्ति दोनों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है? तो वो आपकी राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर जिलों में ये क्षति पहुंचा रही है। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है? तो वो त्रिय अरावली आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलाई झील मीठे पानी की नहीं है, नहीं है। छापर ताल झील, पंचपदरा झील और जवई झील, हाँ। तो आपकी पंचपदरा झील तो खारे पानी की है, बाकी सारी मीठे पानी की है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सब सही अवरोही क्रम है चंबल, माही, बनास और लूणी, क्योंकि चंबल की लंबाई है 1051 किलोमीटर, माही 576, बनास 512 और लूणी 695 किलोमीटर। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले गांधी सागर बांध आता है, फिर प्रताप सागर बांध आता है, फिर जवाहर सागर आता है, फिर कोटा बैराज आता है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं, ये बिल्कुल सही है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा सुमेलित नहीं है? AW राजस्थान का दक्षिणी भाग को इंगित करता है, BW HW शुष्क मरुस्थल को इंगित करता है, BS HW अर्ध शुष्क मरुस्थल को करता है, लेकिन CWG जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु अर्थात दक्षिणी भारत की जलवायु को संकेत करता है। यहाँ पर उत्तरी भाग लिखा है, जो गलत है। दूसरा विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। राजस्थान में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत जयपुर में 1904 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने की थी, बिल्कुल सही है। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना राम सिंह द्वितीय ने की थी, बिल्कुल सही है। चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया, बिल्कुल सही है। धौलपुर का समझौता सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच नहीं हुआ था। धौलपुर का समझौता सवाई जयसिंह और मराठों के जो सरदार थे पेशवा बालाजी बाजीराव, उसके बीच 1741 में हुआ था। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु किस जिले में फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना की जानी प्रस्तावित है? तो फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी की स्थापना जयपुर में करवाना प्रस्तावित है।
राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि 5 करोड़ रुपए दी जाती है। बजट 2023-24 में प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप एवं आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए कौन से कोष की स्थापना की गई है? राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एकमात्र लेखक है जिनका नाम अशोक के अभिलेखों में मिलता है? चपड़ या कपड़ जो है वो उसका नाम मिलता है। संकट के समय राणा प्रताप को किसने सहायता दी थी? भामाशाह ने सहायता दी थी। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पुनर्गठन कर पाने में सक्षम हुए। ये दोनों चूलिया के पास में मिले थे, चूलिया नामक स्थान पर मिले थे। बजट 2023-24 में कालीबाई भील और देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20,000 से बढ़ाकर 40,000 30,000 कर दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। बजट 2023-24 में प्रदेश के कितने नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? 2,000 नए खोले जाएंगे, जिसमें 1,000 शहरों में और 1,000 गांवों में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि आपको पता है 25 लाख रुपए दी जाती है। 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। 10 लाख से 25 लाख अभी की बार किया गया है। 16,333 प्रकार के इसमें पैकेज स्थापित हैं और मरीज को 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का, डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का लाभ देय होता है। परिवार में परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा नहीं है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में जो 5 लाख की जो राशि थी उसको 10 लाख कर दिया गया है। कृषि बजट के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? सबसे पहले कृषि बजट जारी करने वाला राज्य तमिलनाडु था 2021 में, बिल्कुल सही है। राजस्थान ने 2022 में जारी किया था। तीसरा विकल्प देखिए, राजस्थान कृषि बजट 2023 की थीम समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान है, बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प है, राजस्थान कृषि बजट 2023 में कृषि हेतु 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, बिल्कुल सही है। राजस्थान कृषि बजट 2023 में सर्वाधिक पैसा कृषि हेतु अनुदान को आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प सारे के सारे ही सही हैं। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक कृषि के लिए कितनी राशि प्रति छात्रा प्रतिवर्ष दी जाएगी? तो आपको ये ध्यान रखना है 15,000, 25,000 और 40,000 रुपये आपको ध्यान रखना है। यदि 11वीं और 12वीं में छात्रा पढ़ रही है तो उसको 15,000 रुपये वार्षिक रूप से छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि वो ग्रेजुएशन कर रही है तो उसको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जाएगी और यदि वो PhD कर रही है तो 40,000 रुपये प्रतिवर्ष उसको दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। SGD को अर्जित करने के लिए राजस्थान को निम्न में से कौन सा उपाय नहीं किया? तो जिला स्तरीय क्रियान्वयन मॉनिटरिंग कार्यक्रम किया था, बजट प्रावधानों के साथ मैपिंग की थी, आमुखीकरण कार्यशाला में प्रशिक्षण किया था, दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास नहीं किया था। प्रयास किया था लेकिन इस संदर्भ में नहीं किया था, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से झालावाड़ का कौन सा शासक हरिजन हितार्थ युग की मांग से परे जाकर झालावाड़ के सभी मंदिरों के द्वार हरिजनों हेतु खुलवा दिए थे? बहुत बड़ी बात है साथियों, उस समय आदिम स्थिति में थे लोग, बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासों में अंधविश्वासी थे और इस प्रकार की जो बातें हैं वो सोच से बहुत परे थी। अंधविश्वासों के चलते लोग जो अछूत समझी जाने वाली जातियों को पास ही नहीं आने देते थे। मंदिरों में जाना या सार्वजनिक कुओं का प्रयोग करना तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय भी झालावाड़ के शासक हैं झाला राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह जो है युग की मांग से परे जाकर झालावाड़ के सभी मंदिरों को अछूतों के लिए हरिजनों हेतु खुलवाने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। तो उस समय के मॉडर्न राजा थे राजेंद्र सिंह जी। 29वां प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा जनजाति विकास हेतु किए जा रहे अभिनव प्रयासों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई है, बिल्कुल सही है। हाल ही में जोधपुर में नवीन जनजाति आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की गई है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत जनजाति क्षेत्रों में दूसरे संतान के जन्म पर 16,000 रुपये नहीं दिए जाते, 6,000 रुपये दिए जाते हैं, इसलिए चौथा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण फिरोजा वीरमदेव के प्रेम प्रसंग को बताया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा साथियों वो मुहणुत नैन्सी होगा। मुहणुत नैन्सी ने ही बताया था कि फिरोजा और वीरमदेव का प्रेम प्रसंग हो गया था। इस वजह से फिरोजा जब वीरमदेव से शादी करना चाहती थी, वीरमदेव दिल्ली दरबार से भाग के वापस आ गया था। इसके पीछे पीछे फिरोजा आई
तो फिरोज वीरमदेव के पिता जो कानड़देव हैं उन्होंने ससम्मान उनका आवभगत की, लेकिन अंततः उन्होंने मना कर दिया कि वीरमदेव किसी भी विधर्मी महिला से, लड़की से शादी नहीं करेगा। ये ऐसा जो व्याख्यान दिया है वो मोहनत नैन सिंह ने दिया है। तो पहला जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चाहिए, ऐप डाउनलोड करें और सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा के पढ़ें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।